कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज हम फिर से उपस्थित हैं आपको ढेर सारी जानकारी देने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम अपने सफ़र की जो शुरुआती दौर है उसमें हम देखते हैं कृषि समाचार। तो चलिए देखते हैं आज कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका है स्वागत। मैं हूं सपा गुलरेज। आइए एक नज़र डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों को पशु चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए सरकार देगी सहयोग। इस वर्ष खरीफ के लिए झारखंड को मिलेगा 160 टन यूरिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 22 फरवरी से 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। दुधारू गौपालन व्यवसाय की बेहतरी के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निजी पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत चलंत या स्थायी पशु चिकित्सा केंद्र के लिए कुल लागत मूल्य का 25% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 22 से 24 फरवरी तक 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की खासियत ये होगी कि इसमें पूर्वी भारत के 4 राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। जो हमारा मेला पहले से होता रहा है उसके अतिरिक्त इसे हम क्षेत्रीय प्रादेशिक पूर्वी क्षेत्र का जो प्रादेशिक कृषि मेला इस बार हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें झारखंड के अलावे बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कृषि विभाग तथा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और आईसीआर के अन्य अनुसंधान संस्थान हैं उनके प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। साथ साथ इन चारों राज्यों से भारी संख्या में किसानों के आने की संभावना है। सब्जी फसल लौकी में फल मक्खी कीट लग जाए तो वो फलों में अनगिनत संख्या में घुसकर गूदे को खा जाते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए बेट ट्रैप का व्यवहार करें। इसके अलावा नीम निर्मित कीटनाशी का इस्तेमाल भी काफी फायदेमंद साबित होता है। सब्जी फसल लौकी में लगने वाले फल मक्खी कीट के सफेद और गंदले सफेद रंग के पिल्लू यानी मैगोट फलों में अनगिनत संख्या में घुसकर गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। इस कीट के रोकथाम के लिए बेट ट्रैप का व्यवहार करना चाहिए। बेट ट्रैप तैयार करने के लिए 99 मिलीलीटर पानी में मिथाइल यूजिनोल 1% का 1 मिलीलीटर मात्रा और ड्राई क्लोरभास तरल दवा 2 मिलीलीटर मिलाएं। इसके अलावे नीम निर्मित कीटनाशी का भी व्यवहार कर सकते हैं। राज्य के किसान कटहल के उत्पादन से बहुत अच्छी आमदनी पा सकते हैं। कृषक बंधु कटहल से बेहतर उपज पाने के लिए बरमसिया, चेस 1, चेस 2, रसदार खजवा, गुलाबी और रोज सेंटेड नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ग्रबर उस कृषि उपकरण का नाम है जो छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली खरपतवार निकालने के काम में आता है। गेहूं की खेती कर रहे किसानों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद उपकरण है। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। अनाज फसल लगे हुए खेतों में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें से एक है ग्रबर। किसान ग्रबर की सहायता से सब्जी फसलों में भी निकोनी का काम कर सकते हैं। दरअसल यह उपकरण छोटी और कम गहरी जड़ों वाली खरपतवार निकालने के काम में आता है। किसान ग्रबर से एक कार्य दिवस में 15 से 18 डेसिमल भूमि में निकोनी कर सकते हैं। आइए आज मिलते हैं मदन लाल महतो से, जिन्होंने अपने पिता और दादा से खेतीबाड़ी का गुर सीखा। खेतीबाड़ी इनका पुश्तैनी काम है। यही वजह है कि इनके पास पारंपरिक खेती का अद्भुत ज्ञान है, लेकिन खास बात यह है कि आधुनिक खेती में भी पारंगत हैं। बिना बीज के फसल उत्पादन की कल्पना भी बेमानी है। किसी भी फसल की बेहतर उपज का आधार बेहतर बीज होता है। आज हमारे साथ सफलता के एक नहीं 2 सितारे जुड़े हैं। एक हैं किसान मोहनलाल महतो और दूसरा है उनका गांव कुचू। कुचू इसलिए क्योंकि इस गांव का हर प्रगतिशील किसान किसी न किसी फसल का बीज उत्पादन करके कृषि को मजबूत आधार दे रहा है। मोहनलाल महतो को ही देख लीजिए,
यह भी अपने 2 से 2.5 एकड़ खेतों में आलू का बीज उत्पादन कर रहे हैं। के लिए खेती कर रहा हूँ। इसका नाम है कुफरी पोखराज। इसको मैं 12 रुपये खरीदे हैं और 18 रुपये की दर से बेसिक को देना है। ये पलांडू से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ से वैज्ञानिक लोग से राय लेते हैं, इस तरह से करना है। और दवा जैसे जैसे कुछ बीमारी हुआ या कुछ तो उनसे सजेशन लेकर के और हम लोग खेती करते हैं। ये पहली बार कर रहे हैं कि क्या? नहीं, इससे पहले भी खेती करते थे, पर बीज के वास्ते नहीं करते थे, अपना खाने पीने और बाजार में बेचने के लिए करते थे। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.3 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 4700 रुपए से 4900 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 5900 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5600 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 10,100 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 600 रुपए से 700 रुपए और प्याज 2000 रुपए से 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। और अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली कृषि जगत से जुड़ी, और साथ ही आपने मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना। लेकिन जानकारियां हम और आपको दे उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में,
बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। इस अल्प विराम के बाद किसान भाइयों आपका फिर से स्वागत है। और जो हमारी जो अब पहली जानकारी है, जिस तरह के से गर्मी अब बढ़ने लगी है और गर्मी का एहसास भी होने लगा है, और हमारे जो किसान मित्र हैं ना, इसकी जो शुरुआती है, यानी गर्मी के आने से पहले की जो शुरुआत है उन्होंने कर रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई तरह के फसल भी लगा रखे हैं। रबी फसलों को तो भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है समुचित देखभाल होने की, और अभी खासकर इन फसलों में मक्का की जो खेती है हमें ज़रूरत है, हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत है किस प्रकार से वो मक्का की जो खेती है वो किस तरीके से और बढ़िया तरीके से करें ताकि उनसे ज़्यादा लाभ पहुंचे। कहने का मतलब है कि समय रहते अगर देखभाल सही होगी तो फसल भी सही मिलेगा, बहुत अच्छी होगी जी। तो चलिए इसकी जानकारी हम देते हैं। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं चंद्रशेखर सिंह, वो देंगे हमें ये पूरी जानकारी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती जो खरीफ मौसम में की जाती है और रबी मौसम में कर रहे हैं, ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? रबी में जो किसान भाई मक्का की फसल उगाते हैं, रबी की मक्का ज़्यादा खरीफ मक्का की तुलना में रबी मक्का में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें रबी मक्का में जहां हम खरीफ में हम 66,000 पौध संख्या हम रखते हैं 1 हेक्टेयर में, रबी मक्का में हम करीब 90,000 पौध संख्या रखते हैं ताकि हमको उचित उत्पादन प्राप्त हो सके। तो पौधा में चूंकि हम 1.5 गुना की वृद्धि करते हैं तो उत्पादन भी उसी के अनुसार बढ़ जाता है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा खरीफ मक्का की तुलना में रबी मक्का में उत्पादन प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई रबी मक्का की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं? रबी मक्का जैसे हम खरीफ मक्का में जो भी हम किस्म यूज़ करते हैं उनका जो जैसे HQPM 1 जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन 110 दिन का होता है। स्वान अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 दिन की वैरायटी है। लेकिन वही अगर किसान भाई रबी मक्का में उसी वैरायटी का इस्तेमाल, उसी किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ HQPM 1 150 दिन का ड्यूरेशन हो जाता है। चूँकि ये इसलिए होता है कि दिसंबर तथा जनवरी माह में जब टेम्परेचर लो होता है तो मक्का की ग्रोथ रुक जाती है, मक्का में बढ़ोतरी नहीं होती है और मक्का एक स्थिर अवस्था में रह जाता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे किसान भाई रबी मक्का की खेती सफलतापूर्वक कर सकें, इसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देने की उन्हें ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरी है कि किसान भाई जो भी रबी मक्का लगा रहे हैं उनको चाहिए कि उचित किस्म का इस्तेमाल करें, जैसा कि मालवी मक्का 2 है, HQPM 1 है, HQPM 5 है। ये सब कुछ किस्में हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं, उनका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। HQPM 1 और HQPM 5 चूँकि क्वालिटी प्रोटीन मेज है तो इसमें किसान भाई अगर लगा रहे हैं और उसको अपने मुर्गी के दाने के लिए या फिर खुद अपने खाने के लिए अगर उस दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें साधारण मक्का की तुलना में प्रोटीन ज़्यादा होता है और किसान भाइयों को तथा या जानवरों को अगर खिला रहे हैं तो उनकी प्रोटीन की ज़रूरतें भी ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण होंगी। साथ में अगर वो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो उचित मात्रा में उनको उर्वरक तथा सिंचाई प्रबंधन का भी ख्याल रखना चाहिए। उर्वरक की मात्रा अगर हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा पोटास की मात्रा उनको प्रयोग करनी चाहिए। अगर सिंचाई जहाँ तक है, सिंचाई के बिना रबी मक्का की खेती असंभव है, तो इसलिए क्योंकि मक्का में जिस समय भी अगर रबी मक्का की वो खेती कर रहे हैं जब उस सिंचाई की आवश्यकता हो तो उस समय खेत को पटा देना चाहिए। खास ख्याल रखना चाहिए जब पौधा घुटने के आकार का पहुँच रहा है तथा जब उसमें नर मंजरी आ रही है उस समय खास ख्याल रखना चाहिए कि उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी की कमी होने पर उत्पादन घट सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि रबी मक्का के लिए किसान भाई सिंचाई का प्रबंध कैसे करेंगे, खरपतवार का नियंत्रण किस तरह करेंगे ताकि उनका उत्पादन बेहतर हो? जहाँ तक खरपतवार का संबंध है तो रबी मक्का में खरीफ की तुलना में कम खरपतवार आते हैं, लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि अगर शुरू में जब उस समय बुआई कर रहे हैं, बुआई के 1-2 दिन बाद एट्राजीन नामक एक दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है उसको वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल के अगर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर देते हैं तो किसान भाइयों को खरपतवार की समस्या से निजात मिल सकती है। जहाँ तक सिंचाई का संबंध है तो मैंने बताया कि मक्का जहाँ जल जमाव मक्का में नुकसानदायक है उतना ही पानी की ज़रूरत भी मक्का को पड़ती है, तो इसलिए पानी हमेशा खेत में अगर जब ज़रूरत खेत में किसान भाई को महसूस हो उस समय दे देना चाहिए। खास ख्याल रखना चाहिए
चाहिए जब पौधा घुटने का आकार का पहुंच रहा है और नरमंजरी जब निकल रही है उस समय खास ख्याल रखना चाहिए कि उस समय खेत में नमी बनाए रखें। 3 से 4 दिन के अंदर जब नरमंजरी आने के 3 से 4 दिन के बाद सिल्क आ जाता है यानी मूछ आ जाती है। लेकिन अगर नमी की कमी रहती है तो ये अवस्था 7 से 8 दिन हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उस दिशा में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और मक्का में आप उचित देखभाल करते हुए भी उसमें दाने नहीं बैठ पाते हैं ठीक से और किसान भाइयों को घाटा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने रबी मक्का की सामयिक देखभाल से संबंधित किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि ये वाली जानकारी आपको काफ़ी बढ़िया लगी होगी और आप भी अब इन सारी जो तकलीफें आप झेल रहे थे इन रबी फसलों को लेकर बिल्कुल अब वो सारी परेशानियां मिट जाएंगी जी। और अब बारी है दूसरी जानकारी देने की। बागवानी की कई लोगों को बहुत शौक होती है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं बागवानी को जो करते हैं बहुत ही शिद्दत के साथ बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन समय रहते उनकी प्रॉपर और सही तरीके से देखभाल भी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से हम अपने एक छोटे से आंगन के किनारे फूल वगैरह लगा देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम। लेकिन जब किसान मित्र हमारे जो हैं जो बड़े तादाद में बागवानी करते हैं तो काफ़ी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसान भाई से जो हमें बागवानी की देखभाल के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है शिव नारायण सिंह। शिव नारायण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो ये बागवानी की है इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। हम जैसे कि हम लोग यहाँ पर हर महीना हम पलांडू जाते हैं। पलांडू जाने के बाद वहाँ पर हमारे गांव के सभी किसान जाते हैं और वहाँ पर हर सब्जी और बागवानी के बारे में बताते हैं। जैसे वहाँ पर हैं हम लोग उनके वैज्ञानिक धनंजय कुमार जी, तो हम वहाँ जाने के बाद हमें बागवानी के बारे में बोला तो हम भी साहब से पूछे कि सर हमको भी लगाना है तो हम किस जगह पर लगाएं, कैसे जगह पर लगाएं। तो वो बोले कि नहीं, जहाँ पर खेती नहीं होता है उसी जगह पर आप लगाइए जहाँ की इसे पड़ा हुआ है। तो मैंने अपना मन से ठाने कि सर हम लोग मुझे भी कुछ मदद दीजिएगा तो हम लगाएंगे। ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जैसे हमारे यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के आते थे आसिम भैया जी, वो हमारे गांव के बारे और अगल बगल गांव में भी वो घूमते रहते थे और वो लोग एगो संस्था में ही जुड़े हुए हैं। तो वो हम लोग को हर समय हर ई में बताते रहते हैं कि आप लोग अपना गांव के बारे कुछ सोचिए, विचारिए और अपना गांव का विकास कीजिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बागवानी करने से पहले क्या आप कुछ और भी व्यवसाय करते थे क्या? इस बागवानी के पहले मैं अपना गांव घर में जैसे मेरा माँ बाप खेती बाड़ी कर रहे थे उसी प्रकार हम खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन विशेष बात यह हुआ कि जैसे वो लोग हमको सुझाव दिए तो कुछ हम अपने गांव के बारे में भी मैंने सोचा और मैं अपने बारे में भी हम कुछ सोचे जी। तो आप अपनी जो ये बागवानी में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं? इस बागवानी में मैं अमरूद लगाए हैं और आम लगाए हैं। आम लगाए हैं, ये किस्म किस्म के आम हैं, क्या है उसके बारे में बताएं। ये जो अमरूद हैं जो दसम हरी नाम के हैं और अमरूद हैं ये इलाहाबादी हैं। आपने अपने गरीब किसानों भाइयों को यहाँ पर देखा होगा तो आपके मन में भी ये हुलसा हुई होगी कि हाँ, अगर वो इस चीज़ से अगर हमें मुनाफा कमा रहे हैं तो क्यों ना हम भी कमाएं। तो क्या आपके मन में ये विचार आया था? देखिए, मैं पलांडू जाने के बाद पलांडू बागान में हमको कुंवर सिंह जो हेड सर हैं वहाँ के, वो बोले कि आप लोग जब यहाँ शुरुआत मीटिंग में आए हैं तो आप लोग मेरा बागान में पूरा घूम के आप देखिए कि मेरा बागान में क्या क्या लगा हुआ है। तो हम उसको देखे उनके कहने पर, तो हमको लगा कि भाई हम भी लगाएंगे और साहब सबसे भी कुछ। ये तो हुआ सुनन जी कृषि संबंधी जानकारियाँ आपने हमें बताई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में जो कितने लोग हैं और क्या इस बागवानी से उनका करता धरता सब कुछ हो जाता है? ये बागवानी तो मेरा शुरुआत है, मैं जून में लगाया हूँ तो मैं ये बागवानी से अभी कुछ फ़ायदा नहीं लिया हूँ। हालांकि इस बागवानी से मैं सोचा हूँ कि अगला दिन जैसे बागान में मैंने देख के आया तो मैं यहाँ से कुछ 2-3 साल के बाद कुछ फ़ायदा लूँगा, यही मैंने सोचा।
यानी कि अभी तक आपने ये पहली बार जो है इसकी खेती की है? हाँ, मतलब अभी पहली बार आप बागवानी कर रहे हैं। हाँ, और अभी तक आपको इस तरह का कोई मुनाफा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ अभी है? कुछ मुनाफा प्राप्त नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आपने जो बीज जो है, विकसित बीज जो आप वहाँ से ले आए, इतनी सारी जानकारियाँ मिली, आपके दिल से लगता है कि हाँ, अगर इससे आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है? हाँ, इससे हम जो लगाए उससे हमको जरूर मुनाफा होगा। कहे कि मैं इसमें देख के आया हूँ, जिस तरह यहाँ पर बाजार में चढ़ता है अमरूद आम, तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे आम हुआ, आम आजकल मेरा नज़दीकी बाजार में 30-35 रुपया किलो ही चलता है, और अमरूद 20 रुपया किलो, 15 रुपया किलो इसे चल रहा है। सिंधन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने अमरूद के पौधे लगाए और आम के पौधे लगाए, तो ये जो है आपको बीज कहाँ से प्राप्त हुआ और ये पौधे कहाँ से आपको प्राप्त हुए? ये जो पौधा हम ये पलांडू बागान से ही लाए हैं, जो कि हम लोग को हमको वहाँ से अनुदान के रूप में बोला था, लेकिन बाद में कुछ आधा पैसा हम लोग को रिटर्न करना पड़ा। मतलब आपने अनुदान दिया है उस चीज के लिए, पौधों के लिए दिया था? हाँ, कुछ दिया है, लेकिन उसमें कुछ आधा हम लोग को कुछ 25% देना पड़ा और सरकार के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट की तरह आपको वापस से फिर वो पैसे मिल गए। जी सिंधन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ तो मुझे आसपास कहीं जो है पानी का जो है किसी तरह का जो है सोर्स नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह की बागवानी करने की, इनको पटाने के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे इनका जो है सोर्स कहाँ से आपको मिलता है? यहाँ पानी का साधन तो नहीं है जी, लेकिन हम यहाँ पटाने के लिए जलकुंडा बनाए हैं, और उस जलकुंडा से ही हम पानी का स्टॉक करते हैं। जो ऊपर बारिश होता है उसी पानी यहाँ जलकुंडा में स्टॉक होता है। तो इसके बारे में आपका जानकारी किसने दी? इसका जानकारी जो बागवानी में हम गए थे तो वो अपने वैज्ञानिक सब बताए थे, और उन्हीं के आधार पर मैंने ये जलकुंडा बनाया। जलकुंडा बनाए हैं और इसके द्वारा ही जो है आप पौधों में पानी वगैरह सिंचाई? हाँ, इसी से हम एक जलकुंडा है तो हम एक जलकुंडा में मैंने प्रत्येक दिन 1 लीटर एक पौधा में डालते हैं, और ये 1 साल के लिए ये जलकुंडा 10 गो पौधा के लिए हो जाता है। पूरी भूमि में मुझे जहाँ तक लग रहा है या आपने 2 जलकुंडे बना रखे हैं? नहीं, इस जो मेरा एरिया है, जो यहाँ पर मैं आम और ये अमरूद लगाए हैं, ये मेरा 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ में करीब मेरा 60 गो आम है और 182 गो अमरूद का पौधा है, जिसमें मैं जलकुंडा 24 गो बनाया हूँ। 24 जलकुंडे आपने बनाए हैं? हाँ जी जी जी। और इसी से मैं पूरा गर्मी में मैं इसमें पानी स्टॉक किया हूँ, और ये पानी को मैं पौधा में डालता हूँ, 1-1 लीटर प्रत्येक पौधा में रोज दिन। शिवनारायण जी, आपने ये बागवानी की, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई, ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो चाहते हैं कि पौधा जो है लगाएं, फसल लगाएं, जिसे उन्नत से उन्नत किस्म में वो लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दें और ये बताएं कि क्या अगर ये बागवानी करते हैं, ठीक है, तो इनसे इनको कितना लाभ हो सकता है और वो क्यों करें, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जैसे हम इस बागवानी को लगाए हैं और मैं अधिक से अधिक फ़ायदा लेने के लिए ही लगाया हूँ, और अभी तक फ़ायदा तो नहीं लिया हूँ, लेकिन मेरा उम्मीद है कि इस पौधा लगाने से अधिक पैसा आएगा। और मैं किसान भाइयों को यही मेरा सलाह है कि और अपना लगाने के लिए पलांडू जो संस्था है वहाँ जाकर संपर्क करें, और अपना ज़मीन पर जैसे जो खाली ज़मीन है उसमें वो पौधा लगाए और अधिक से अधिक वो भी फायदा मुनाफा कमा सके। किसान भाइयों, आपने देखा कि शिवनारायण जी ने कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर आपके खेत खाली हैं तो किसान भाइयों आप उसका उचित उपयोग कर सकते हैं, आप उसमें बागवानी कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट या आपके अधिकतम जो जानकारी देने वाले इंस्टीट्यूट वगैरह है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं किसान मित्रों आपको ये सारी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपकी जो सारी परेशानियां हैं वो आज फिलहाल कुछ तो खत्म हो ही गई होगी। हाँ। और इसी के साथ हमारा वक्त भी खत्म हो गया है। हाँ। और जाने से पहले बिल्कुल बता दीजिए क्या करते हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं हमारा पता लिख लें, क्योंकि इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि आपके मन में किस तरह की दुविधाएं चल रही हैं। तो हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834
001। किसान मित्रों, आज के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर से आएंगे और बहुत जी हाँ। सारी जानकारी लाएंगे। तो चले हम। जी हाँ, तब तक के लिए नमस्कार।